स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। फिर ये हमें बोल रहे हैं कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैंने आपको समझाया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ओ ऑफ ए, ओ मिनटू से ऑर्डर ऑफ ए, मतलब कि कौन सी मैट्रिक है। तो मैट्रिक्स को ऑर्डर को कौन सी फॉर्म में हम लिखते हैं, हमेशा हम लिखते हैं आर क्रॉस सी फॉर्म में, है ना। आर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो ये होती है रोज, ठीक है। कितनी रोज होगी, 1 2 3, देन 3 क्रॉस कॉलम कितने होंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 इसके कॉलम हो गए। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज़ 3 क्रॉस 4 है। फिर इसके बाद ये हमसे पूछ रहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी मैंने आपको बताया था वो कितने होते हैं, जितना भी ये ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 3 क्रॉस 4 कितना बनेगा, 3 4 ज़ा 12, देन 12 नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। फिर ये हमसे पूछ रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें बताने हैं, कि जैसे कि A13 की वैल्यू कितनी है, फिर A21 की वैल्यू कितनी है, फिर A33 की वैल्यू कितनी है, फिर A24 की वैल्यू एंड A23 की वैल्यू, ठीक है। चेक करते हैं कितनी कितनी आएगी। ओके, A13 देखो, 13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये रो है ये कॉलम है। A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो कितना आ गया, ये 19 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 19। तो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 35। फिर 33 ये आ गया 3 और इसकी वैल्यू आएगी -1। अगेन 24 ये सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 12, ठीक है जी। अगेन है A23 पूछा था इन्होंने हमसे, हाँ जी A23 है ना। A23 ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसकी वैल्यू होगी 5/2, ठीक है। ये था क्वेश्चन 1 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक में 24 एलिमेंट हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। देखिए, अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हमें गिवन दे रखा है कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ 24, तो जो पॉसिबल ऑर्डर है, जैसे मैंने कोई यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया है कि एलिमेंट कितने होते हैं, जो ऑर्डर होता है ऑर्डर की मल्टीप्लाई। तो मतलब कि जो एलिमेंट है वो किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई करके बना होगा, मतलब कि रो एंड कॉलम की मल्टीप्लाई करके बना होगा। अब आप वो देखिए कौन कौन से आपके पास दो पेयर बनेंगे जिनकी मल्टीप्लाई 24 आ सकती है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ठीक है, या तो 1 रो 24 कॉलम, या फिर 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, या 24 रो 1 कॉलम। तो ये वो नंबर लिखे जिनकी मल्टीप्लाई 24 बनेगी, और यही हमारे पास पॉसिबल पेयर आएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा था कि अगर 13 एलिमेंट है फिर हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास 13 है तो हमारे पास तो पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास क्या आएंगे। देखिए 13 के पेयर कौन से बन गया, तो 1 क्रॉस 13 या फिर 13 क्रॉस 1, बस ये हमारे पास पॉसिबल पेयर है। ये MCQ में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है सेकंड क्वेश्चन जैसे। इसमें इन्होंने पूछा था मैट्रिक अगर 18 एलिमेंट हैं देन पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास क्या बनने चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे अगर एलिमेंट्स हमारे पास 18 है, ठीक है। तो या तो 1 क्रॉस 18, या फिर 2 क्रॉस 9, या 3 क्रॉस 6, या 6 क्रॉस 3, या 9 क्रॉस 2, या फिर 18 क्रॉस 1। कब बनेगा, अगर 18 एलिमेंट है। अगर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फिर पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास बनेंगे 1 क्रॉस 5 या फिर 5 क्रॉस 1। तो ये 2 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला है कि आपको एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। मैट्रिक्स का नेम है ए और वो AIJ फॉर्म में है, और उसका जो पैटर्न है वो ये वाले पैटर्न को फॉलो करेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करवाई थी तब समझाया था कि जब भी हमने ऐसी मैट्रिक लिखनी होती है तो जो पॉसिबल मैट्रिक आपको चाहिए पहले आप यहाँ पे वो मैट्रिक को बनाइए। 2 क्रॉस 2 की चाहिए ना, तो इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, A11 आएगा, A12 आएगा, फिर अगेन A21 आएगा और A22 आएगा। मतलब कि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी हमारे पास।
अब मुझे इन एंट्रीज की वैल्यू निकालनी है, इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे पुट करके, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं A11 की वैल्यू निकालूंगा। 1 1 का मतलब क्या होता है कि ये I को रिप्लेस करेगा और ये J को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर जहाँ पे I है वहाँ पे 1 पुट करो, जहाँ पे J है वहाँ पे 1 पुट करो। ये हमारे पास बनेगा 1 + 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर बाई 2। फिर ये हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर बाई 2, मतलब कि 4/2, मतलब कि इसकी कटिंग करके आएगा ये 2। तो A11 2 आ गया। फिर आगे हमने निकालना है A12। तो A12 की वैल्यू के लिए पहले I को 1, J को 2 पुट करेंगे। 1 + 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये बनेगा 3 स्क्वायर बाई 2, और ये बनेगा 9/2, ठीक है। फिर A21 फाइंड करना है हमें। A21 तो I को 2 पुट करेंगे पहले हम, फिर J को 1 पुट करेंगे हम, क्योंकि देखिए A21 है ना, I की जगह पे 2 आ गया और J की जगह पे 1 आ गया। तो ऐसे ही 2 + 1 स्क्वायर बाई 2, मतलब कि 3 स्क्वायर बाई 2, ये बन गया 9/2। फिर आगे हम फाइंड करेंगे A22। तो I को भी 2 पुट करना है और J को भी 2 पुट करना है। ये बनेगा 2 + 2 स्क्वायर बाई 2। अगेन ये बनेगा हमारे पास 4 स्क्वायर बाई 2, मिनटू से 16/2, मिनटू से 8। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स में। देखिए A11 की वैल्यू आई है 2, A12 की वैल्यू आई है 9/2, अगेन A21 की वैल्यू 9/2, फिर अगेन हमारे पास A22 की वैल्यू 8। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब सेम वे से, सेम ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट करना है। यहाँ पे भी मैट्रिक्स तो हमें 2 + 2 ऑर्डर की चाहिए, है ना। तो पहले मैं ऐसे एक मैट्रिक यहाँ पे पहले डिज़ाइन कर देता हूँ, जो कि A11, A12, A21 और A22, ठीक है जी। फिर यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा A11। A11 का मतलब होता है I को 1 पुट करना, J को 1 पुट करना, तो ये बनेगा 1/1, मतलब कि 1। फिर आगे मैं वैल्यू फाइंड करूँगा A12 की, मतलब कि I को 1, J को 2, 1/2, मतलब कि 1/2 बन गया। फिर मैं A21 फाइंड करूँगा, मतलब कि I को 2, J को 1। फिर आगे मैं 2 2, मतलब कि दोनों को 2 2 पुट करूँगा, I को 2, J को 2, कटिंग करके 1 आ गया। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक फिर मेरे पास बनेगी ऐसे 1 A12 1/2, मतलब कि 2 and 1। ये भी हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है जी। यहाँ पे भी मैट्रिक्स से फाइंड करनी है हमें। A11, A12, A21, A22, 2 × 2 ऑर्डर के तो यही मैट्रिक आएगी ना, 2 × 2। अब फिर इसके बाद आगे हम ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले A11 चाहिए यहाँ पे, तो A11, ठीक है, ये बनेगा 1 + 2 × 1, क्योंकि J यहाँ पे 1 है ना, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 + 2 ऊपर स्क्वायर बाई 2, फिर ये बनेगा 3 स्क्वायर बाई 2, मतलब कि ये बनेगा 9/2, ठीक है जी। फिर आगे हमें फाइंड करनी है वैल्यू A12 की। तो A12 के लिए यहाँ पे I को 1 + J को 2 पुट करना है, 2 2 डिवाइड बाई 2, ऊपर वाले का स्क्वायर भी करना साथ में। ये बनेगा 1 + 4 ऊपर स्क्वायर बाई 2, मतलब कि ये बन गया 5 स्क्वायर बाई 2, और ये बन गया 25/2। फिर आगे बन गया हमारे पास A21। A21 के साथ फिर I को 2 पुट करेंगे और J को 1 पुट करेंगे, 2 + 2/2 ऊपर स्क्वायर, ये बनेगा 2 + 2 स्क्वायर बाई 2, फिर बनेगा 4 स्क्वायर बाई 2, 16/2, फिर ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 8। फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा A22, I को 2 पुट करेंगे, J को भी 2 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर करेंगे, नीचे 2 आएगा, 2 + 4 ऊपर स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा 6 स्क्वायर बाई 2, 36/2, और यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा 18, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी दैट इज़ वो बनेगी हमारे पास 9/2, 25/2, 8 एंड 18। ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सेम ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया हमारे पास। यहाँ पे हमने 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक फाइंड करनी थी, वही पैटर्न फॉलो करेंगे। इस बार हमें 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को फाइंड करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पे कि रफली मैट्रिक्स लिखी थी कि इसमें एलिमेंट्स के नेम क्या होते हैं, तो मैं वैसे ही यहाँ पे पहले 3x4 मैट्रिक्स का डिज़ाइन यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 3x4 का मतलब क्या होगा कि 3 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम होनी चाहिए। 3 मतलब कि 4 कॉलम है ना, तो A11, A12, A13 और A14, तो ये 4th कॉलम यहाँ तक आ गया। फिर आगे A21, A22, A23 और A24। ठीक है जी, फिर आगे हमारे पास आएगा A31, A32, A33 और A34। यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम की वजह से मैंने तंग करके लिखा है। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना कि मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स ऐसे लिख दी। ठीक है जी, अब हमें ये इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, ये नंबर्स की। तो AIG गिवन कैसे है, मोड में गिवन है हाफ, उसके बाद मॉडुलस ऑफ -3i + j। तो पहले मैं A11 की वैल्यू फाइंड जब करूँगा तो इसका मतलब क्या होता है कि i को 1 और j को 1, -3 × 1 + 1, ये बनेगा 1/2 -3 + 1। ठीक है जी, फिर ये बनेगा 1/2 -2 मोड, फिर ये बनेगा 1/2 × 2, ये बनेगा 1 हमारे पास। फिर ये हमारे पास बनेगा A12। ठीक है जी, i को 1 पुट करेंगे हम और j को 2 पुट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ये भी मोड में है 1/2 -3 + 2, 1/2 मोड ऑफ -1 और ये बन गया 1/2। ठीक है जी, फिर आगे ये हमारे पास बनेगा A13। 13 में हमारे पास है 1/2 -3, i की वैल्यू 1 + j की वैल्यू 3, 1/2 -3 + 3 और ये बनेगा हमारे पास 0/2 मतलब कि 0। ये मोड का मतलब तो वैल्यू को पॉजिटिव करना ही होता नहीं, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई थी। फिर आगे A14 चाहिए हमें, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथ ही जाएगा। A14 में 1/2 -3 × 1 + j को 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 1/2 -3 + 4, फिर ये बनेगा हमारे पास 1/2। तो ये A14 आ गया, फर्स्ट रो हमारे पास होगी। फिर अब हमने आना सेकंड रो के ऊपर, तो वहाँ पे आएगा A21 हाफ ऑफ, पहले तो अब एक i को 2 पुट करेंगे और j को 1 पुट करेंगे। यहाँ पे i को पुट करेंगे 2, j को पुट करेंगे 1, -3 i को पुट करेंगे 2, j को पुट करेंगे 1, 1/2 -6 + 1 दैट इज़ हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ -5 मतलब कि 5/2 बनेगा। फिर A22 हाफ ऑफ -3, तो i को 2 पुट करेंगे प्लस j को भी 2 पुट करेंगे 1, ये हमारे पास बनेगा -6 + 2, ये बनेगा हाफ मॉडुलस ऑफ -4 और ये बनेगा 4/2 और यहाँ पे आ गया 2 हमारे पास। फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया A23 हाफ ऑफ, i को पुट करेंगे 2 और j को पुट करेंगे 3, ये बनेगा हाफ -6 + 3, फिर ये बनेगा हाफ -3, फिर ये बनेगा हमारे पास 3/2। इसके बाद फिर आगे हमने पुट करना है A24, i को 2 पुट करना है और j को 4 पुट करना है। ठीक है, पैटर्न तो वही हमारा चलता आ रहा है। हाफ -6 + 4, ये बनेगा हाफ -2, -2 का हाफ मतलब कि हाफ ऑफ मॉडुलस 2। ठीक है, तो मॉडुलस 2 मतलब कि 2, तो ये 1 बनेगा हमारे पास। तो हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट होगी। ठीक है, ये 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट, अब लास्ट वाले 4 बचे हमारे पास। ये थोड़ा लेंथी जाने वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें एंट्रीज ज़्यादा फाइंड करनी है हमें। देन A31 हाफ ऑफ r को 3, i को 3, j को 1, तो 3 × 3 प्लस यहाँ पे j है तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 1। ठीक है, मतलब कि 3 1 ना, तो हम यहाँ पे i को 3 और j को 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, 3 1 का मतलब तो यही होगा। ठीक है जी, तो ये बनेगा मेरे पास 1/2, 3 3 यहाँ पे बार माइनस भी है ना, तो माइनस भी रहेगा, -9 + 1 बन गया 1/2 -8, फिर ये बनेगा 1/2 × 8 और कटिंग करके बनेगा 4 हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे है A32 हाफ ऑफ। ठीक है, अब 32 का मतलब क्या है कि ये पैटर्न में, इस पैटर्न में जहाँ पर i है, ठीक है, वहाँ पे क्या पुट करना है 3 और जहाँ पे j है वहाँ पे पुट करना है 2, 3 2। ठीक है, तो ये बनेगा हाफ ऑफ -3 × तो यहाँ पे i है तो यहाँ पे पुट होगा पहले 3,
फिर जे की जगह पे पुट होगा 2, ये बनेगा हाफ ऑफ -9 + 2, और ये बनेगा हाफ ऑफ -7, और ये बन गया हमारे पास 7/2। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये बनेगा 3 हाफ ऑफ, जब हमने -3 आई को 3 पुट करने, अगेन जे को भी 3 पुट करने, हाफ ऑफ -9 + 3 हाफ ऑफ -6 हाफ ऑफ 6, मतलब कि ये बन गया 3 हमारे पास। 3 4, ये बनेगा हाफ ऑफ -3 × 3 + 4। ठीक है जी। हाफ ऑफ -9 + 4, ये बनेगा हाफ ऑफ -5 मोड, मतलब कि 5/2 मॉडुलस में। ठीक है। अब फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास कैसे बन के आएगी। ठीक है जी। तो फाइनली ये सारी एंट्रीज हमें इस मैट्रिक में पुट करनी है ना। यही तो 3x4 ऑर्डर हमारे पास है ना, 3x4 ऑर्डर है ये। तो चलिए पुट करते हैं फिर हम यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले A11। ठीक है। तो देखिए जी A11 की वैल्यू हमारे पास आज कितनी आई है, दैट इज़ 1 आई है। तो पहले यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, फिर उसके बाद A12 की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2, फिर A13 की वैल्यू है 0, फिर आगे A14 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, फिर आगे A21 चाहिए हमें, यहाँ से देखिए 21 चाहिए, तो A21 ठीक है वो है 5/2, फिर अगेन 2 3/2 1 है ना। तो पहले हमारे पास कितना आएगा ये A21 5/2, अगेन 2, अगेन 3/2, उसके बाद हमारे पास है A24 वो 1 आया हमारे पास। ठीक है जी। फिर इसके बाद आगे 4 आएगा, फिर 7/2 आएगा, फिर 3 आएगा और 5/2 आएगा। अब ये लिखने के बाद मैट्रिक क्लोज, और ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है। सॉरी ये मैं एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखे। सेम वैसे ही अब हमारे पास 5th का सेकंड पार्ट है। इसमें इन्होंने हमें AIJ मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स की फॉर्म दे रखी है 2i - j फॉर्म में, और ये 3x4 ऑर्डर चाहिए। तो इसमें ये एलिमेंट हमें चाहिए होते हैं। ठीक है। ये मैंने पहले रफली लिख के रख लिए। तो मैं इनकी पहले वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11। ठीक है जी। तो A11 मतलब आई को 1 पुट करना है, यहाँ पे जे को भी 1 पुट करना है। तो ये बनेगा 2 1 -1, मतलब कि 2 - 1 मतलब कि 1 बन गया। फिर आगे मुझे यहाँ से A12 फाइंड करना है, मतलब कि आई को 1 जे को 2 फाइंड करना है ना, पुट करना है आई को 1 जे को 2, तो 2 - 2 मेरे पास 0 बनेगा। फिर आगे मुझे A13 आई को 1 पुट कर दिया और जे को 3 पुट कर दिया, 2 - 3 -1 पुट कर दिया। फिर A14 पुट कर दिया, 2 1 -4, तो ये 2 - 4 हमारे पास -2 बनेगा। ठीक है जी। A14 ये हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट होगी। अब मुझे चाहिए यहाँ पे सेकंड रो। सेकंड रो के लिए मैं यहीं पे लाइन लगा देता हूँ। तो पहले A21 फाइंड करूँगा, आई को 2 पुट करूँगा और जे को 1 रखना है ना, आई को 2 और जे को 1, ये बनेगा 4 - 1 मतलब कि 3। फिर आगे A22, दोनों को 2 4 - 2 = 2 आ गया। फिर 2 3 पुट करेंगे, तो आई को 2 और जे को 3 पुट करेंगे, 4 - 3 1 आएगा। फिर आगे इसके बाद 2 4 मतलब कि हमने आई को 2 और जे को 4 पुट करने, 2 2 - 4 मतलब कि 4 - 4 मतलब कि हमारे पास 0 आएगा। ठीक है जी। फिर लास्ट जो बचा है अब आगे A31 मतलब कि थर्ड रो अभी हम फाइंड करेंगे, आई को 3 और जे को 1 पुट करेंगे। ठीक है जी। 6 - 1 मतलब कि 5 बन गया। फिर 3 2, इसको 2 पुट करेंगे, ये बन गया 6 - 2 मतलब कि 4 बनेगा। और ये हमारे पास 3 3, ठीक है, 2 × 3 -3, ये 6 - 3 हमारे पास अगेन 3 बनेगा। और 3 4 में आई को 3 पुट करेंगे और जे को 4 पुट करेंगे, तो 6 - 4 2 बनेगा। ठीक है। फिर फाइनली जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमें चाहिए थी उसमें क्या है, 3 रोज़ है ना, तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे अब हमें पुट करते जाऊँगा। पहले A11 A12 A13 A14, तो वो तो ये रहा, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फिल कर देते हैं। ठीक है। 1 0 -1 2 -2 है ना, यहाँ से इनको फिल कर दिए। फिर आगे 3 2 1 4, फिर आगे 5 और सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 0 है। ठीक है जी। फिर 5 4 3 2, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में से हमें एक्स वाई जेड अननोन वेरिएबल फाइंड करने हैं और हमें दे रखा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो जब हमने इंट्रोडक्शन की थी ना, तब मैंने आपको समझाया था कि इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, ये पॉइंट एक्सप्लेन करते टाइम रफली समझाया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगी तो उसका हर एक एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये मैट्रिक्स का सिंबल है दोनों को और ये इक्वल है, इसका लैंग्वेज का मतलब हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 4 आ रही होगी। फिर आगे यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे z है, मीन टू से z हमारे पास 3 होगा और x की वैल्यू हमारे पास 1 होगी और 5 तो 5 की कुल है ही है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया गया है। एक तो हमें एक्स वाई और जेड फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले जो आसान मिल सकता है आप उसको फाइंड कीजिए। पहले तो यहाँ से मैं जेड निकाल लेता हूँ, ये वाला नंबर इसके इक्वल आ रहा है, तो 5 प्लस जेड 5 के इक्वल है, मतलब कि जेड 5 वहाँ पे जाके माइनस होगा, क्यों यहाँ पे तो जेड की वैल्यू 0 आ गई। अब बचा एक्स और वाई। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज एक्स प्लस वाई, वो 6 के इक्वल है, ठीक है जी। और यहाँ पे 2 हमारा 2 के इक्वल है ही है, ठीक है। और ये 5 प्लस जेड भी हो गया। अब दूसरा बचा एक्स वाई हमारे पास 8 के इक्वल है। अब दो नंबर का प्लस इतने हैं, प्रोडक्ट इतनी है। तो आपको तो अब 10th क्लास चैप्टर 4 याद आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स या वाई की एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो एक्स की वैल्यू निकाल लो, दैट इज 6 माइनस वाई, वाई वहाँ पर जाकर माइनस होगा, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। एक्स की जगह पर पुट करेंगे 6 माइनस वाई, तो ये बनेगा 6y माइनस वाई स्क्वेयर इक्वस टू 8, यहाँ पे 0, वहाँ पर वाई स्क्वेयर जाके प्लस होगा, मतलब कि 8 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वेयर। अब इनको सेट करके लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी प्रोडक्ट 8 हो लेकिन प्लस माइनस 6 हो हमारे पास, है ना। तो वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 2y, ये फैक्टर आएंगे प्लस है। अब ये तो 10th क्लास वाला काम है, फैक्टर ढूंढना। और आगे हमारे पास बनेगा, इन दोनों में से पहले कॉमन निकालेंगे, y कॉमन आएगा y माइनस 4, फिर आगे इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 2y माइनस 4, तो y माइनस 4 पूरे से कॉमन है, पीछे y माइनस 2 बचेगा और y की वैल्यू y माइनस 4 0 है और यहाँ से y माइनस 2 भी 0 है। या तो यहाँ से y 4 आएगा या फिर y यहाँ से 2 आएगा। अगर y की वैल्यू 4 है, ठीक है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे इफ़ y इज़ 4, ठीक है। तो x हमारे पास कितना बनेगा, 6 माइनस 4 करके 2 बनेगा। लेकिन अगर y की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 2 करके 4 आएगी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। या फिर अगर आप इसको और थोड़ा सेट करना चाहते हो तो वो हम ऐसे सेट करेंगे कि हमारे पास देखिए, एक तो हमें x फाइंड करना था, एक y फाइंड करना है और एक z फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे x और y की दो दो वैल्यूज़ आ गई है ना, यहाँ पे डाल देंगे बीच में से। और तो अगर z तो दोनों केस में 0 ही है हमारे पास। पहले y अगर 4 आया, ठीक है, y 4 है तो x आया था 2, अगर y 2 आया तो x आया 4। फिर या अब इसको ऐसे भी इलेबोरेट, दोनों सेम ही बात है, वो जैसे आपको सही लगे वैसे लिखना, ठीक है। आगे हमारे पास 6 का थर्ड पार्ट। तो अब यहाँ से भी एक्स वाई जेड फाइंड करने हैं। इसके लिए देखते हैं, देखो आपको ना पहले तो ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ये एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास पहले 9 के इक्वल आएगा, फिर उसके बाद x प्लस जेड हमारा 5 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझो, अगर x और z की वैल्यू 5 है दोनों के प्लस की, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ये बनेगा 5 प्लस वाई इक्वस टू 9, तो y बनेगा 9, 5 वहाँ पर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद एक हमारे पास y प्लस जेड बन रहा है 7, तो यहाँ पे मैं y को पुट कर देता हूँ 4 प्लस जेड इक्वस टू 7, z इक्वस टू 7 वहाँ पर जाके माइनस होगा, तो z की वैल्यू 3 आएगी। अगर z की वैल्यू 3 है वो मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी, थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, यहाँ से भी हमें ABCD अननोन वेरिएबल फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये फर्स्ट, ये भी अपने आप में ये एक एलिमेंट है, ये किसके इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल होगा। इसको लिख दो a - 1 इक्वस टू -1, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी, ठीक है। इसके बाद
जो हमारी पास सेकंड क्वेश्चन बन गया दैट इज़ ये दूसरा एलिमेंट, मैं ए बी वाली पेयर उठा रहा हूँ, बल्कि ए बी वाला पेयर यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो। इसका मतलब क्या होगा कि जो 2a हमारा वो वहाँ पर जाके b हो गया, मतलब कि b की वैल्यू कितनी है कि 2a है कि वो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। पुट b इक्वल्स टू 2 टाइम। आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मर्जी रूल लगा दो वो आपकी चॉइस है। तो a b की जगह पे 2a पुट कर दो, -2a इक्वल्स टू -1, देन -a -1 और a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1 1, ठीक है। अगर a 1 बन गया यहाँ पे तो यहाँ पर पुट करो a इक्वल्स टू 1, तो ये बनेगा b इक्वल्स टू 2 × 1, मतलब कि b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 हमारे पास। क्लियर है जी, ठीक है जी। अब ए और बी दोनों आ गए। अब बात बची है सी और डी निकालने की। अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन पे 2a + c इक्वल्स टू 5 की इक्वल आएगी, ठीक है। अब यहाँ से तो हमें पता चल गया, तो इसीलिए 2 × 1 + c इक्वल्स टू 5, फिर c इक्वल्स टू 5, 2 वहाँ पर जाके माइनस होगा, c की वैल्यू 3 आएगी। फिर अब हमारे पास आगे बचेगा 3c + d इक्वल्स टू 13, 3c की वैल्यू 3 आएगी प्लस d इक्वल्स टू 13, फिर ये बनेगा 9 + d इक्वल्स टू 13, d आएगा 13 - 9 और d की वैल्यू बनेगी हमारे पास 4, ठीक है। ये फाइनली आंसर हमारे, तो ए बी सी डी हमने यहाँ पे ऐसे फाइंड कर ली। अब आगे हमारे पास एक MCQ है, MCQ 8th 9th 10th, ठीक है। पहले मैं 9th करवा देता हूँ, 8th तो हम बुक भी कर देंगे। तो 8th MCQ में इन्होंने हमें बोला कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं और हमें XYZ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए इस हिसाब से अगर मैं पहले एलिमेंट को पहले की इक्वल रखूँगा तो 3x + 7 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -7 और x की वैल्यू बन जाएगी -7/3। तो यहाँ से x इतना आ गया, लेकिन एक बार x मेरा लास्ट में भी पड़ा है, तो जितनी बार मर्जी मैं x को इक्वल रखूँ हर बार वैल्यू इतनी आनी चाहिए। अगर मैं 2 - 3x इक्वल्स टू 4 रख रहा हूँ तो ये बनेगा 4 यहाँ पे ले आओ, 3x वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो गया, -2 इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू बनेगी -2/3। अब देखिए x की दोनों वैल्यूज़ अलग अलग कैसे है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, है ना। तो एक बार एक मतलब कि अगर ये दोनों सेम है तो x की वैल्यू हर बार सेम आनी चाहिए थी, लेकिन वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसीलिए इसमें से जो सूटेबल हमारा आंसर बनेगा वो आपको ये लिखना पड़ेगा कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। इसका फिलहाल हम कोई भी फाइनाइट आंसर नहीं ढूंढ सकते। जैसे कि अब एक ऑप्शन में -1/3 दे रखा है, अगर आपको लग रहा है कि -1/3 या 2/3 कुछ भी हमारा बनेगा, उस हिसाब से कोई भी आंसर ये -2/3 यहाँ पे तो वो नहीं आंसर होगा हमारा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो ऑप्शन जो बी है इसकी हम उसको टिक करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास 8th MCQ है। ये तो इन्होंने पूछा था स्क्वायर मैट्रिक कब होती है। देखो ये m होता है नंबर ऑफ रो यहाँ पे मैट्रिक में, और n है नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे स्क्वायर की लेंथ ब्रेथ सेम होती है ऐसे रो और कॉलम सेम होंगे, तो सेम कहाँ पे है, सी ऑप्शन में। तो 8th का आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब बचा है 10th क्वेश्चन। 10th में इन्होंने पूछा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब कि हम कुछ मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, उनमें या तो 0 यूज़ होगा या फिर 1 यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि आप क्वेश्चन अगर गलत है तो 0 नंबर, अगर सही है तो 1 नंबर, ऐसी मतलब कि या तो आपके सारे 0 0 0 0 0 बनेंगे या कुछ आपका 0 1 बनेगा। तो ऐसे कितनी अलग अलग मैट्रिक्स बन सकती हैं 3x3 ऑर्डर की, उसमें एलिमेंट या तो 0 या 1 है, ठीक है। इसको लिखने का बच्चे फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, अब आपको वो याद रखना है अपने माइंड में कि पहले अब ये देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास फिलहाल 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं, एक 0 है और एक 1 है। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कौन सा रखना चाहते हैं, दैट इज़ 3x3 रखना चाहते हैं, ठीक है। वो 9 हो गया, मतलब कि 3x3 हो गया। फिर आप यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसी कितनी मैट्रिक्स हैं जो हम ऐसे फॉर्म करेंगे, वो होगा जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके पार जितना मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर रखना है। तो 2 की पावर 9 हो गया, तो 2 4 8 16 32 64 128 50 256 512 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास फाइनली इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई होगी।